क्वेश्चन है 2.47 ऊपर 4 और 7 पे रेकरिंग है को p/q के रूप में बदलें। इसको p/q के रूप में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। देखते हैं, मान लिया जाए जो दिया हुआ है उसको हम मान लेते हैं x। मान लिया कि x बराबर 2.47 पे रेकरिंग या x इज इक्वल टू 2 पॉइंट। ये रेकरिंग का मतलब होता है जब हम भाग करते हैं कि तो भाग की क्रिया में जब बार बार अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उस पे हम रेकरिंग दे देते हैं, जिसका मतलब होता है कि उस भाग की प्रोसेस में वो अंक बार बार आते रहेंगे। अर्थात इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 4 7 4 7 4 7 सो ऑन, बार बार ये संख्या आती रहेगी 4 और 7। इसको हम समीकरण 1 कर दें। इसके बाद कहता है कि दशमलव के बाद अंकों को देखना है। कुछ अंक कभी कभी होंगे जिन पर रेकरिंग नहीं होगा, कभी होगा कि कुछ पे रेकरिंग होगा कुछ पे नहीं होगा, कभी दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं सबों पे रेकरिंग होगा। तो देखना हमें यह है कि दशमलव के बाद अंकों की क्या स्थिति है, वो कैसी है। यहाँ दोनों पे रेकरिंग है, मतलब इसको हम 100 से अगर गुना कर दे, क्योंकि दोनों अंक पे रेकरिंग है इसलिए 100 से गुना करें। अगर कोई एक अंक हो और उस पे ही रेकरिंग हो तो 10 से गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या हो जिस पर कोई रेकरिंग नहीं हो तो वो संख्या जितनी होगी, अगर 1 हो तो 10 से गुना, 2 हो तो 100 से गुना, इसी तरह से अब इसको हम 100 से गुना कर दें, गुना 100 लिख दे, यहाँ भी लिख देते हैं हम। समीकरण 1 गुना 100, समीकरण 1 में 100 से गुना कर दिए। समीकरण 1 गुना 100 से क्या होगा, 100 से ये x में भी गुना होगा तो हो जाएगा ये 100x बराबर। अब 100 से गुना कर रहे हैं, दशमलव 2 अंक दाहिनी तरफ जाएगा, ये दशमलव यहाँ चला आएगा, मतलब 247.47। और चूंकि दशमलव के बाद यहाँ 47 था, यहाँ भी हम 47 कर सकते हैं, सो ऑन। ये दिखाता है कि आप जितनी बार चाहें लिख सकते हैं। इसे हम समीकरण 2 कर दें। अब देखें, दशमलव के बाद अंक जो है ये अंक बराबर है, यहाँ भी 47 47 47 47। जहाँ ये बराबर हो जाए तो उन दोनों समीकरण को हम घटा देते हैं। तो ये दूसरे में से पहले को घटाएंगे, पहले में से दूसरे को नहीं घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से। समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से। समीकरण 2 को पहले लिख दे, 100x बराबर 247.4747, 100 है तो 100 लिख देते हैं। समीकरण 1 है x इज इक्वल टू 2.4747, सो ऑन। अब इसको हम घटाते हैं तो घटाने में जानते हैं कि चिन्ह बदल देते हैं। अगर नहीं भी बदले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लेते हैं कि घटा रहे हैं, लेकिन अगर डाल दे कि ये प्लस है तो माइनस है, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। जैसे ही इसको घटाएंगे, दशमलव के बाद बराबर है, ख़त्म हो गया। यहाँ 5 में 7 है, 7 में से 2 घटाएंगे, 5 4 2 245।
और 100 में से 1 घटेगा 99x, या x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 99 x के गुणा में है, ये 245 के भाग में चला आएगा। अगर ये सरल होने वाला होता है तो सरल कर देते हैं, नहीं होने वाला है तो छोड़ देते हैं। इसलिए p/q का जो रूप होगा वो आपका हो जाएगा 245/99। इसलिए हम लिख सकते हैं p/q के रूप में 2.47 रेकरिंग इज इक्वल टू 245/99। यही आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 तथा तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं इसमें पहला पद और सार्वंतर। मान लिया कि पहला पद A तथा सार्वंतर D है। पहला पद भी मान ले और सार्वंतर भी मान ले, तो हम जानते हैं कि T1 A के बराबर होता है। प्रथम पद ही A होता है तो T1 A होता है, तो T2 हो जाएगा A प्लस D, T3 A प्लस 2D। इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन यहाँ हमको जिन पदों की आवश्यकता है उन्हीं पदों को ध्यान देंगे। हमें 5वां पद चाहिए, तीसरा पद चाहिए और 8वां पद चाहिए। तो अगर हम तीनों पदों को पहले लिख ले तो बाद में थोड़ा आसानी होती है, इसलिए हम पहले लिख दे T3 हो जाएगा A प्लस 2D। T3 है तो A तो प्रथम पद रहेगा ही, जो D है उसको 2 से गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। इसी तरह से अब 5वां पद T5 हमको निकालना है, तो A प्लस 5 है तो यहाँ प्लस 4D करेंगे, एक कम करेंगे। उसके बाद है आपको 8वां पद T8, मतलब 8वां पद हो गया। A प्लस रहेगा ही, 8 है तो यहाँ एक कम करेंगे तो 7D हो जाएगा। ये हो गया। अब इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमको चाहिए, पहले दिया हुआ है कि 5वां पद 15 है, मतलब प्रश्न से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है प्रश्न से? T5 अगर हम लिखे T5 इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, या अब T5 के लिए हमने देखा T5 को क्या लिखा, A प्लस 4D। यहाँ भी लिख दे हम A प्लस 4D इज इक्वल टू 15 है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लिए। अब फिर सवाल पढ़ेंगे, कहता है तीसरे और 8वें पदों का योग। मतलब इसको जब बार बार सवाल में दी हुई चीजों को लिखते हैं तो उसको हम लिख देते हैं प्रश्न से, फिर दोबारा लिख रहे हैं इसलिए यहाँ हमने लिख दिया पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न से क्या है कि तीसरा मतलब T3 प्लस T8 8वां पद, दोनों को जोड़ने पर हमको मिलता है 34। लिख दिया हमने यहाँ 34। अब देखना है कि T3 क्या है, तो हमने ऊपर ही लिख लिया था T3 A प्लस 2D। इसको हम लिख सकते हैं या A प्लस 2D प्लस
T8 को भी लिख लिया था, A प्लस 7D इज इक्वल टू 34। अब एक बार हम इसको ब्रैकेट को खत्म करके लिख दे, A प्लस 2D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 34, या A और A जोड़ेंगे हो जाएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 34। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। अब जैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल निकालते हैं, उसी तरह से इसमें भी हल निकालेंगे। जैसे एक्स वाई का हल निकालते हैं, उसी तरह से ए का हल और डी का हल निकालेंगे। तो सबसे आसान तरीका होता है वो आपका होता है इल्यूमिनेशन मेथड, मतलब लुप्तीकरण विधि। अब लुप्तीकरण विधि में डी को अगर ए का वैल्यू निकालना हुआ तो डी थोड़ा मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम आसानी से ए को ही इल्यूमिनेट करते हैं और डी का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। यहाँ इसका गुणांक है 2, ए का गुणांक 2 है, इस 2 से इक्वेशन 1 में हम गुना कर दें तो यहाँ भी 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, इक्वल हो गया। ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो अगर घटाएं तो कैंसिल हो जाएगा। एक जब दोनों पद समान हो तो घटा देंगे, तो ये प्लस है ये भी प्लस है तो घटाएंगे। जब समीकरण 1 में हमने कहा कि 2 से गुना करेंगे, समीकरण 1 गुना 2 से गुना करके फिर घटा देंगे, घटाओ समीकरण 2 से। अब गुना करें 2 से, a में हो जाएगा क्या 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। ठीक है, 2 को हमने गुना किसी से नहीं किया है, 2 जो समीकरण है वही रह जाएगा। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 34। अब हमने कहा कि घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है, ये भी माइनस, ये भी प्लस है, ये भी माइनस। अब ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। इसको घटाएंगे, 8 में से -9 मतलब -d, और 30 में से 34 घटेगा -4। अब यहाँ है इस माइनस को कैंसिल करेंगे, सो d इज इक्वल टू हो जाएगा 4। d का मान हो गया आपको 4। अब हमको निकालना है a का मान। a का मान निकालना है तो इसके लिए हमको करना होगा कि समीकरण 1 में मान रखना होगा d का। तो हम लिखे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण a आपका था a प्लस 4d इज इक्वल टू 15। आप देख सकते हैं a प्लस 4d इज इक्वल टू 15 आपका इक्वेशन 1 था। इसी में वैल्यू हमको पुट करना है, या a प्लस 4 का वैल्यू आ गया है, d का वैल्यू हमने निकाल दिया था 4, तो d इज इक्वल टू हो गया 4। 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 15, या a प्लस 16 इज इक्वल टू 15, या a इज इक्वल टू 15 माइनस 16, सो a इज इक्वल टू -1। अब a और d का मान हमने निकाल लिया, a और d का मान हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है AP समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी अगर हम यहीं से निकालें, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी
बराबर लिखना चाहे लिख दे। या समांतर श्रेणी में होगा पहला पद T1 होगा, उसके बाद हो जाएगा आपका T2, उसके बाद हो जाएगा T3 सो ऑन। ये आपका समांतर श्रेणी होगा। तो अब क्या होगा, T1 के लिए हमने कहा कि A होगा, तो इसको हम लिख दे, बराबर ही लिखा जाए, बराबर A हो जाएगा T1। T2 तो हमने कहा था कि T2 है तो A प्लस डी लिखेंगे, T3 है तो A प्लस 2D लिखेंगे, और सो ऑन। इस तरह से हमारा श्रेणी बढ़ता जाएगा। बराबर A का मान हमने निकाल दिया -1, A का मान फिर यहाँ हो जाएगा -1 प्लस D का मान हमने निकाला 4, पीछे 4 कॉमा A का मान -1 ही रहेगा, प्लस 2 गुना 4 सो ऑन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -1 और 4 में से 1 घटेगा 3 हो जाएगा, और 4 दूना 8 में से 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी अर्थात एपी हो जाएगा। वीडियो थोड़ा कम स्पेस की वजह से इस तरह का बना है, थोड़ा देख लेंगे।